Hello guys, now we will study class 10th NCERT Contemporary India, Chapter 4 Agriculture, topic Bhudan and Gramdan. Mahatma Gandhi declared Vinoba Bhave as a spiritual hero. He also participated in a satyagraha as one of the foremost satyagrahis. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम भूदान और ग्रामदान की बात कर रहे हैं. भूदान मतलब बेसिकली देखो, भूदान मतलब होता है लैंड को डिनोट करना, एंड ग्रामदान मतलब पर्टिकुलर विलेज को डिवोट करना. ठीक है, किसी को डोनेट करना. इट्स नॉट डिनोट करना, इट्स अ डोनेट करना. तो सी इफ वी टॉकिंग अबाउट द कोटेशन, हियर वन कोटेशन इज गिवन लाइक अबाउट द महात्मा गांधी. ओके, महात्मा गांधी ने एक जो विनोबा भवे थी, शी वॉज अ बेसिकली सोशलिस्ट एक्टिविस्ट. ठीक है, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था अपने टाइम पे. उन्हें एक बोला जाता था कि वो एक स्पिरिचुअल हायर है. ठीक है, और उन्होंने बहुत से सत्याग्रह में पार्ट किया था. स्पेशली जो सबसे पहली सत्याग्रही थी वो विनोबा भावे ही थे. ही वॉज वन ऑफ द वोटेरियस ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज. ठीक है, वो एक जीता जागता इंसान बोलते हैं कि एग्जाम्पल थे महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट का, जो कि जिसका मतलब था ग्राम स्वराज. आफ्टर गांधीज martyrdom, Vinoba Bhave undertook पदयात्रा टू स्प्रेड गांधीज मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री. एक जब गांधी जी के बाद उन्होंने क्या किया था, ठीक है, विनोबा भावे ने बहुत दूर तक पद यात्रा की थी, और इसलिए किया था ताकि वो स्प्रेड कर सके जो गांधी जी के मैसेज है. ठीक है, और उन्होंने उसे वो कवर्ड कर सके, और ये मैसेज जो है ना, वो सिर्फ वो अपने गांव में नहीं, ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में दे सके. वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर at a Pachampoli in Andhra Pradesh, some poor landless village demanded some land for their income well-being. देखो जनरली क्या हुआ कि एक ऐसा समय था कि पोचमपल्ली एक आंध्र प्रदेश में करके प्लेस है. ठीक है, और वहाँ पे वो अपना लेक्चर दे रहे थे. ठीक है, विनोबा भवे. तो वहाँ पे एक पर्सन था जिसके पास लैंड नहीं थी, तो उसने क्या बोला कि मुझे लैंड चाहिए करके उसने एक डिमांड की. ठीक है, ताकि वो अपना इकोनॉमिक वेलबिंग के लिए कुछ कर सके. विनोबा भवे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू दैम इमीडिएटली, but assured them to talk to the government of the India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. ठीक है, जनरली देखो जब वो अपना लेक्चर दे रहे थे, वहाँ पे एक पर्सन आता है और बोलता है कि हमारे पास तो लैंड नहीं है और हमें कुछ लैंड चाहिए ताकि हम इकोनॉमिकली कुछ कर सके. तो विनोबा भावे ने क्या बोला कि मैं आपको तुरंत तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ज़रूर इस चीज़ के लिए मैं बात करूँगा कि वो आप जैसे लोगों को कुछ लैंड प्रोवाइड कर सके अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंतर्गत वर्क करते हो. सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 acres ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 80 लैंडलेस विलेजेस. दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान. ठीक है, जनरली फिर क्या होता है कि श्री रामचंद्र रेड्डी करके एक पर्सन थे जिन्होंने बोला कि मेरे पास 80 एकर्स लैंड है और मैं अपना 80 एकर्स लैंड उनको देना चाहता हूँ जिनके पास यहाँ पे ज़मीन नहीं है. तो और इस बेसिकली इस एक्ट को भूदान के नाम से जाना गया. लेटर ही ट्रेवल एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर द इंडिया. बाद में वो ट्रैवल किए. ठीक है, और इस आइडियाज़ को उन्होंने पूरे इंडिया में बताने की कोशिश की. नाउ some zamindar owners of many village offered to distribute some villages among landless. और इसका कंक्लूज़न ये हुआ कि बहुत से गांव में जो ज़मींदार थे, जो ओनर्स थे बहुत से विलेज के, उन्होंने ऑफर्ड किया और डिस्ट्रीब्यूट किया अपना जो विलेज की जो ज़मीन थी वो उन लोगों को दी जो विलेज में लोग रहते थे और उनके पास ज़मीन नहीं थी. इट वॉज नोन एज ग्राम दान. ठीक है, और इसका नाम दिया गया था ग्राम दान. हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चीज to provide some part of their land to the poor farmers due to fear of land sealing act. ठीक है, और लेकिन इससे ये भी होता था कि बहुत से लैंड ओनर्स थे वो अपना जो लैंड था वो
किसी को नहीं दे सकते थे पुअर फार्मिंग से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरते थे लैंड सीलिंग एक्ट के। द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये जो मूवमेंट था भूदान और ग्रामदान का, एक ऐसा मूवमेंट था जो कि जिसमें ना तो लड़ाई की गई थी, ना किसी का खून बहा था, ना तो मारपीट हुई थी, ना कुछ हुआ था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया था? विनोबा भावे के द्वारा। और इसको क्या नाम दिया गया था? ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। Contribution of agriculture to national economic employment and output, it is the next topic. Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its shares in the gross domestic product has registered at the declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of total work force was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population depending on agriculture for subsistence. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है हमेशा से एक बैकबोन रहा है इंडियन इकोनॉमी का, और इसने टोटल जो शेयर की है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की है। ठीक है, और ये बेसिकली रजिस्टर्ड ये देखा गया है कि 1950 ऑनवर्ड से ये कहीं ना कहीं इसका जो शेयर्स है जीडीपी का, एग्रीकल्चर का जीडीपी में, वो बेसिकली कहीं ना कहीं से डिक्लाइन हुआ है। 2010 और 11 में 52% टोटल वर्क जो थे वो एम्प्लॉयड करते थे फार्म सेक्टर में। ठीक है, द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर फॉर सब्सिस्टेंस। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइनिंग एंड स्टैग्नेशन in agriculture will lead to the decline in the other spheres of the economy having wider implication for society। बोला जाता है जो डिक्लाइनिंग है शेयर एग्रीकल्चर का शेयर जो जीडीपी में, वो मैटर है एक सीरियस कंसर्न का, और इसलिए एनी डिक्लाइन, कोई भी डिक्लाइन और स्टेगनेशन अगर एग्रीकल्चर में होता है तो बेसिकली वो डिक्लाइन करता है अदर स्फेयर्स में भी। ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी एंड हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी, और इसका बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे अफेक्ट पड़ता है। नाउ कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड concentrated efforts to modernize agriculture, establishment of Indian Council of Agriculture Research, agriculture university, veterinary services, animal breeding centers, horticulture development, research development in the field of meteorology, weather forecast, etc were the given priorities for the improving Indian agriculture। देखो क्या बोला जाता है कि ये सारी एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस देखते हुए इंडिया में जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट बना किया है। ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर को वो मॉडर्नाइज कर सके, और बहुत से इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किए, जैसे सबसे एक इंस्टीट्यूशन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर ICAR, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, मेट्रोलॉजी के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो ताकि बेसिकली क्या हो सके कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी वे में इम्प्रूव की जा सके, और उसमें बहुत सारी चीज़ें एम्बैड कर सके, ताकि लोग एक प्रॉफिटेबल वे में और एक मॉडर्नाइज वे में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को कर सके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सेम। देखो इसके अलावा ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत कुछ किया गया, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी से एम्बैड करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी हो सके, कल्टीवेशन अच्छी हो सके, फार्मर की कंडीशन अच्छी हो सके। लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, और कंसिडर किया गया कि ये भी सेम उतना ही एसेंशियल है जितना एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। Now, agriculture sector subsidy, just a minute, yeah. From table number 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunity in a country। ठीक है, अगर हम टेबल 4.1 देखते हैं, यहाँ पे देखो टेबल 4.1 है। ठीक है, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बढ़ तो रहा था, लेकिन यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था। ठीक है, और उतना नहीं मिल रहा था जितनी ज़रूरत थी। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बिन डेसेलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। जो
जो ग्रोथ रेट था वो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा था, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन था कि हाँ अब टाइम आ गया है, अब हमें कुछ करना चाहिए। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। आज के टाइम में जो इंडिया के फार्मर्स हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के को लेके, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा है, उसमें रिडक्शन आ रही है, ठीक है। ये सारे बहुत ज़्यादा चैलेंज। Subsidy on fertilizer is decreased, leading to increase in the cost of production. Moreover, reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in a country. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर फर्टिलाइज़र में सब्सिडी नहीं दी जाती है, उसमें डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली उसका जो कॉस्ट होगा वो उसकी कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और लोग उसे कम यूज़ कर लेंगे। और अगर फर्टिलाइज़र लोग कम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट के एग्रीकल्चर की हम बात करें तो जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा। एंड उसके बाद क्या है, रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। लेकिन हाँ ठीक है, एक चीज़ है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं अदर कंट्री से, उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और ये भी हमारे एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर तो बाहर से ही इंपोर्ट किया जाएगा ना। इंडिया से क्यों कोई प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्यों सोचेगा कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। फार्मर्स आर विदड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, कॉसिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। और फार्मर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लगता है कि ये तो वेस्ट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, और जिसकी वजह से बेसिकली एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट की कमी आ रही है, ठीक है। जो लोग पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रखते थे वो अब नहीं कर रहे हैं। व्हेन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग, कैन वी थिंक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो यहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब फार्मर्स इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, और लैंड जो है एग्रीकल्चर में वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कुछ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं, कोई अदर सब्स्टिट्यूट ऑप्शन सोच सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो आपको सोचना है। नाउ अब हमने अभी जो पढ़ा है, ठीक है, उसे हम एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था भूदान और ग्रामदान। तो भूदान हमने पढ़ा था कि विनोबा भावे का ये चलाया हुआ मूवमेंट था भूदान और ग्रामदान। Sorry, this was not our topic. Our topic was contribution of agriculture to national economic employment and output. ठीक, तो बेसिकली ये जो था क्या कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर और नेशनल इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में, और जीडीपी पे कितना इसका शेयर्स है। तो जनरली देखा गया कि 1951 तक शेयर्स तो अच्छा खासा था, पर 1951 के बाद शेयर्स डिक्रीज़ हुए, ठीक है। और इसको अच्छा करने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए थे। बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए थे, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें जो कल्टीवेशन प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रेट पे इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो और सब्सिडी को लेके और भी बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन फाइनली ये कंक्लूज़ किया गया कि जैसे कि बहुत सारा रीज़न था, जैसे कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, एग्रीकल्चर जो इम्पोर्ट होते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वो डिक्रीज़ की गई थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम हुई थी और एम्प्लॉयमेंट कम दी जा रही थी। तो आई होप कि आपको ये सारी फैक्टर्स समझ में, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आप उसके बारे में सोचो और उसका कंक्लूड करो, क्या आंसर निकालते हो। ओके, सो आई होप आपने इन्जॉय किया है क्लास। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।